फिर एक बार और देख लो, डायग्रामेटिकली देख लो आप। देखो बेटा, ये एम्पिसिलिन साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन साइट है। टेट्रासाइक्लिन साइट आपने निकाल दी, क्या कर दिया, टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक, उसमें आपने अपना जीन डाल दिया, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन आपने प्लेटिंग कर दी एम्पिसिलिन प्लेट पे, देन आपने प्लेटिंग कर दी टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे। जो कॉलोनी आपकी डेड हो गई, इसका मतलब वही कॉलोनी आपकी कौन सी थी, ट्रांसफॉर्मेट थी। ये हमने कल बात कर दी थी, है ना? यस सर। अब जरा नई चीज देखते हैं यार। ये जो था ना, ये बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, एक बार एम्पिसिलिन पे प्लेट करो, एक बार टेट्रासाइक्लिन पे करो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बहुत सारी चीजें हो रही थी इसमें। अभी क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपने जीन इंसर्ट करा, कलर प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ ये देखना है। बात समझ में आई? अब दूसरे सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हम पहला सेलेक्टेबल मार्कर क्या सिलेक्ट करा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब हमें ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर सिलेक्ट करने हैं जिनमें क्या हो कि वो आसानी से बता सकें कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि कलर प्रोड्यूस होगा कब, जब कॉलोनी ग्रो करेगी, या कलर नहीं प्रोड्यूस होगा जब कॉलोनी ग्रो करेगी। ठीक है, आपने इसका नाम सुना है, लैकोपेरॉन, है बच्चों? नहीं सुना है? अच्छा, कोई सुना है। ठीक है, अभी ये मॉडल दिया था एक कि जीन कैसे काम करता है। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में है, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। जो चैप्टर है ना मॉलिक्यूलर, गुड गुड अरुण, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको अगला मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कराया जाए, तभी बहुत आसानी से और चीजें समझ में आएंगी। तो ई कोलाई में, ध्यान से सुनना, ई कोलाई में एक जीन होता है लैक-जेड। ठीक है, ये लैक-जेड जीन जो है प्रोड्यूस करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब प्रोड्यूस करेगा तो ब्लू कलर का कॉलोनीज आएंगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक, अगर ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक, ये बैक्टीरिया है, और छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो छोड़ो, इसको कलर ही चेंज करते हैं। ठीक, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज आ रही है बैक्टीरिया की। ठीक है, ये ग्रो कर रहा है। ये ब्लू कलर क्यों ग्रो कर रहा है? ठीक, ये इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि इनके पास एक ऐसा जीन है जो कि इनको ब्लू कलर दे रहा है। उस जीन का नाम है लैक-जेड जीन। ठीक, अब अगर मैं इस जीन को निकाल दूं तो क्या ब्लू कलर आएगा? नो सर। नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल साफ बात है। अब यहां पर इस डायग्राम में देखें, ये हमारा इकोलाई है। ठीक, इस इकोलाई में हमें क्या करना है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है। हमने कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करा, जहां पर इसका कौन सा जीन था, लैक-जेड जीन। यस, यस सर। अब क्या होगा, जब ये जीन निकल गया तो कॉलोनी जो हुई वो ब्लू कलर की नहीं प्रोड्यूस हुई, कैसी प्रोड्यूस हुई, वाइट। वाइट। इसका मतलब कि इसमें जो है हमने लैक-जेड निकाल दिया है और हमारा क्या आ गया है, फॉरेन डीएनए। तो ये जो कॉलोनी जो व्हाइट कलर की आई, वो कॉलोनी कौन सी हुई बेटा, ट्रांसफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है। अगर ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होती, सॉरी इसको मैं और साइड में कर दे रहा हूं, तो ये कौन से कलर की आती बेटा, ब्लू। ब्लू कलर की, है ना? अब आप नीचे देखें, नीचे आप देखेंगे
कि ये वेक्टर है, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करा, लेग जेड वैसे का वैसा छोड़ दिया। अब क्या हुआ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करा गया, या फिर नहीं भी ऐड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैसी कलर की कॉलोनीज आई? ब्लू। ब्लू कलर की। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और आसानी समझ लो, मैं तुम्हें आसान, वो करते क्या है इस स्टेप में, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हैक्टिकनेस है एंटीबायोटिक जीन्स की कि बहुत एक बार एम्पेसिलिन में ग्रो कराओ, एक बार टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराओ, एक बार उसकी रेप्लिका बनाओ, तो इन सबको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ठीक, उसकी प्रेजेंस में हम देख रहे हैं कि अगर क्रोमोजेनिक कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर कॉलोनी कलर प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब कैसी कॉलोनीज हैं या कैसे सेल हैं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो कैसे सेल है? ट्रांसफॉर्मेंट। ये तो बात समझ में आ सर ये गई। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते क्या है सर, मतलब कौन से होते हैं? बेटा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पीटीबीआर का आपने नाम सुना होगा, इथिडियम ब्रोमाइड। यस सर। सुना है? अब क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं डीएनए के बैंड्स देखते हैं, कई बार हम लोग डीएनए को जब सेपरेट करते हैं तो डीएनए के बैंड्स देखते हैं, तो डीएनए का कोई कलर ही नहीं होता अगर आपसे पूछा जाए, है ना? तो डीएनए को कलर बैंड्स आप तब दिखोगे जब किसी को कलर का होगा, है ना? जब एक चीज कलरलेस है तो आप देख नहीं पाओगे। तो उसी तरीके से ये जो होती है, इधर देखो आप, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, यस सर। ब्लू कॉलोनीज एंड व्हाइट कॉलोनीज वाली। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉलोनीज को कलर देते हैं। ठीक, और वो कलर किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस में देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आराम आराम से। ठीक, पहले इस टेक्निक को समझ लो और इस सवाल को हम लोग होल्ड पे रख रहे हैं। ठीक है भानु? ओके सर। अगली स्लाइड तक ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका इंसर्ट करा जाता है कहां पर? उस सीक्वेंस पे, उस जीन पे जो क्या बना रहा हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो जीन है आपका लैक्जेड। ठीक, तो ये टेक्निक तो आपको मालूम ही है, ये क्या टेक्निक क्या कहलाती है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ chromogenic substance will produce blue colonies. Okay, now you know that LACZ gene is responsible for beta galactosidase. If we remove the LACZ and insert our gene, the beta galactosidase will not produce. बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में भी कलर नहीं आएगा। ठीक है? yes. ये बात समझ में आ रही है? सबके समझ में आई? आशना, अरुण, प्रिया, उज्जवल, गुड। तो लैक्जेड होना जरूर चाहिए उसके पास। बेटा लैक्जेड ही होगा जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिएक्ट करता है आपके क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ। कोई भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो सकता है। जब ये रिएक्ट करता है तो कैसी कलर की कॉलोनीज बन जाती हैं? व्हाइट। ब्लू। नहीं, अगर रिएक्ट करेगा तो ब्लू बनेगी, है ना? अगर सबस्ट्रेट को रिएक्शन के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इतनी सिंपल सी बात है। तो आपने जो चीज प्रोड्यूस कराती, लैक्जेड जीन, उसी को आपने कट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना नहीं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कुछ मिला नहीं कि कलर प्रोड्यूस करे, किसके साथ मिलकर कलर प्रोड्यूस करें, है ना? तो क्या हुआ, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेंट थे वो कैसे आए? व्हाइट कलर। बच्चों अगर नहीं समझ में आया मैं इसको समझा सकता हूँ, कई बार समझाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो। सर एक बार और सर, मेरे को वेरी नाइस। हाँ सर, ये व्हाइट वाला समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, व्हाइट वाले को ऐसे समझते हैं, इसको ब्लू हटा दूं मैं
या थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए ब्लू कॉलोनीज को हटा दे रहे हैं, ठीक है। आपने कभी कलर बनाए हैं, जैसे व्हाइट में रेड Yes, मिक्स sir. करा हो, पिंक बन गया, यस सर। है ना, बहुत बार. और येलो में व्हाइट मिक्स करा हो, ऑरेंज बन गया। ब्लू में येलो ग्रीन। अच्छा, ब्लू में येलो ग्रीन, थैंक यू, मुझे बताया, मैं भूल गया था, पता है बहुत साल पहले करी थी सभी। तो अभी क्या होता है, एक चीज पहले फंडा समझो, इस फंडे को हम समझ आ रहे हैं। कलर प्रोड्यूस कब होगा, है ना, तो तब होगा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस कौन सा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात आपके? यस सर। यस सर। नो कलर कब होगा, जब एब्सेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपके? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? लैग जेड। वेरी नाइस, लैग जेड। ठीक है, हमारी मार्कर साइट कौन सी है? मार्कर साइट वो साइट होती है बेटा जहां पर हम अपना जीन इंसर्ट करते हैं। मार्कर साइट इज लैग जेड। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, अब आप लोग एक्सपेरिमेंट करने बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है, आपको मालूम है कि लैग ही है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपने क्या काम करा, लैग को निकाला जो जीन था, और उसमें क्या कर दिया, अपना जीन इंसर्ट कर दिया। ओके बेटा? यस सर। ये आपके समझ में आ गया? अब मुझे बताएं यहां पर कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। बस, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब चले जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे, ऊपर की सेकंड लाइन में क्या लिखा है? अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो नो कलर। इसका मतलब जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं कलर आया, या फिर कह सकते हैं जिनमें कलर नहीं आया है, उनमें आपका क्या है, डिजायर्ड जीन है। अब बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. है ना? आपने क्या करा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेंट बिल्कुल सही आया है, आपका रिकॉम्बिनेशन बना है। अगर कलर प्रोड्यूस हो जाता तो इसका मतलब क्या था, लैग जेड वहां से हटा ही नहीं, और जब लैग जेड यहां से हटा ही नहीं है तो आपका ट्रांसफॉर्मेंट बना ही नहीं। अब क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए एक बार और पढ़ना चाहो इस चीज को पढ़ लो। कलर प्रोड्यूस तब होगा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्लस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड होंगे। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखेंगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करने वाला लैग जीन है, और हम लैग जीन को ही चूज करते हैं अपने सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, यानी कि मार्किंग साइट के लिए। जैसे ही हम लैग जीन को रिमूव करेंगे और अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। वेरी नाइस। चलिए इसको आपने समझ लिया, हम आगे चलते हैं। ये देखिए आप जब इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, है ना, तो आपको इस तरीके की कॉलोनीज दिखेंगी। ये जो मैं बता रहा था पेक्ट्री प्लेट, इस तरीके से होती है बेटा प्लेट, और नीचे आपको दिख रहा होगा सेमी सॉलिड सा कुछ जेली टाइप का जिसपे कॉलोनी ग्रो हो रही है, दिख रहा है? यस सर। ये इनका मीडियम होता है, ये कहलाता है कल्चर मीडियम, जिसपे कि बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह ग्रो करती है। देखो बेसिकली किसी चीज को भी ग्रो करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
बिना न्यूट्रिएंट के कोई ग्रो नहीं हो सकता, इवन कुछ भी नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बिना न्यूट्रिएंट के ग्रो हो जाए। उसीलिए हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम बनाते हैं, उसके ऊपर कॉलोनीज या बैक्टीरिया फंगस जो भी ग्रो कराना है कराते हैं। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ कॉलोनीज जो है ब्लू कलर की है ना। तो जितनी भी ब्लू कलर की कॉलोनीज हैं वो कैसी हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक, और आपके मतलब की कौन सी बेटा, वाइट व्हाइट वाली यानी कि ट्रांसफॉर्मेड। तो ये मेथड ज्यादा आसान है उस मेथड से प्लेटिंग व्लेटिंग के, मगर आपको तो याद सब करने हैं क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, सब पूछ जाएगा, है ना, ये है आपसे पूछा जाएगा। पर आप जब इस्तेमाल करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे या फिर कभी किसी चीज में इस्तेमाल करेंगे तो आपको यूज ये वाला करना चाहिए क्योंकि ये आसान भी है और बहुत स्पेसिफिक भी है। ठीक है बच्चों, यस सर। ठीक है। अब कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है, अभी तो हम बैक्टीरिया में देख रहे थे, है ना, तो हम प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, बैक्टीरिया में यूज कर रहे थे, है ना। अब प्लांट्स और एनिमल्स के हैं, देखो क्या होता है कि कुछ वेक्टर्स हम स्पेसिफिक चूज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको मत भूलिएगा बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, ये नाम बड़ा लंबा है मगर ये क्या है, सॉइल बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्ट, उनको ट्यूमर कॉज करता है, आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अब बेसिकली कौन से प्लांट को, डाइकॉट। सवाल यही बनता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज दैट इट विल इन्फेक्ट द प्लांट, बट मेनली कौन से प्लांट को, डाइकॉट प्लांट। तो यहां पर आपको स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्पेसिफिक रह के अगर पढ़ा जाए तो और आसान हो जाता है। ठीक है, अगला आपका वेक्टर है बेटा रेट्रोवायरस। सबने सुना होगा, एक ऐसा वायरस जो क्या करे बेटे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उन्हीं को हम रेट्रो कहते हैं, पीछे जाता है। जैसे कि एग्जांपल बता सकते हो आप रेट्रोवायरस के? हाँ बताओ बेटा। सर जैसे वही आरएनए से डीएनए बन रहा, नहीं, एग्जांपल सर एड्स का एचआईवी। एचआईवी, एक्सीलेंट बेटा, किसने बताया, उज्जवल, अरुण, वेरी गुड। एचआईवी ह्यूमन इम्यून वायरस जो है वो बेसिकली रेट्रो वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। आपका जवाब सही था पर एग्जाम्पल में आप बताएंगे एचआईवी। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए जो यूज होगा वो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, और एनिमल्स में अगर आपको जीन ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज करोगे, रेट्रोवायरस। ठीक, अच्छा कुछ आप दिमाग में आता है कि एनिमल्स में हम क्यों जीन ट्रांसफर करेंगे, प्लांट्स में क्यों करेंगे? थोड़ा बहुत सवाल आ रहे हैं दिमाग में कुछ ऐसे। तो क्या तो ये एग्रोबैक्टीरियम जो एनिमल में जीन क्यों ट्रांसफर करने की जरूरत है और प्लांट्स में जीन्स ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है? बना के देखेंगे ना सर, क्या नई नई स्पीशीज क्या क्या आ सकती हैं सर। वेरी नाइस, ये भी देख सकते हैं, और वेरी गुड, और बेटा, और सर मतलब कि सर वो ज्यादा दूध दे, सर वो दूध वाला है। अच्छा, एनिमल्स में ज्यादा मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, वेरी गुड। और सर मेडिसिन के हाँ। फॉर्मेशन के लिए भी हम हार्मलेस को हार्मफुल को हार्मलेस, हाँ हार्मफुल को हार्मलेस बना दे, हार्मफुल को हार्मलेस बना दे, ओके, चलिए बढ़िया है ना। बेसिकली हम क्या है कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाना है, डिजीज रेजिस्टेंट देना है, ड्रॉट में टॉलरेंस बढ़ानी है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, या फिर एक वर्ड और होता जीन थेरेपी, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जीन थेरेपी। अब मैं इतनी देर से कह रहा था कि जीन खराब हो जाते हैं, या मैंने कहा है नहीं कहा है आप लोगों से, देखो सब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी का इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा, तो आप क्या करते हो, मार्केट से उसको इंसुलिन लगाने लगते हो, है ना। यस सर। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सके कि भाई जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन का उसी को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि शायद उसी की वजह से ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो जीन थेरेपी कहलाती है, जहां हम
खराब जीन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? अच्छे जीन से, हेल्दी जीन से। तो जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। तो इसको सुन लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस क्या है। एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, जो पिक्यूलियर पॉइंट्स होते हैं बेटा ना। आप पेन कॉपी लेके बैठते हो? यस सर। ठीक है, अब जो जैसे कि मैं यहाँ लिखाता हूँ ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको आप लिख लिया करो कहीं ना कहीं। ये आपका सॉइल बैक्टीरिया है एंड दैट इज ग्राम नेगेटिव। सॉइल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है। ओके ओके, प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ। ठीक है, यस सर, ओके सर। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस क्या है? सॉइल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सब जानते होंगे, है ना? ये तो क्लास 11 में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। तो करता क्या है, ये नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर कॉज करता है। क्या कॉज करता है बेटा? ये ट्यूमर। ट्यूमर। हाँ, नॉर्मल प्लांट सेल में ट्यूमर कॉज कर देता है। और उसकी वजह क्या है? इनके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बात समझ में आई? यस सर। अब ये मान लो बैक्टीरिया है, इसको यहाँ पर ऐसे देख ले रहे हैं, है ना? ये इसका जीनोम है, यहाँ पर भी दे रखा है, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। और ये उसका प्लाज्मिड है जो क्या कॉज करेगा? ट्यूमर। 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 ये क्या काम करता है? इस प्लाज्मिड को प्लांट के अंदर डाल देता है। तो ये प्लाज्मिड क्या काम करता है? प्लांट में भी ट्यूमर कॉज करता है। क्लियर है बच्चों? कभी कुछ एक काम नहीं करेगा, उसमें कुछ पार्ट होते हैं जो कि आपके काम करते हैं या फिर फंक्शन करते हैं। जैसे यहां पर देखो बच्चों, ये वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है आपको? ये प्लाज्मिड दिख रहा है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यस सर। इसमें एक छोटा सा ब्लू कलर का सीक्वेंस है जिसको कहते हैं बेटा टीडीएनए। इसका नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा? टीडी। टीडीएनए। ये है बेसिकली ट्यूमर डीएनए। इसकी वजह से प्लांट में क्या होगा? ट्यूमर होगा, ट्यूमर होगा। है ना? अब अगर इस टीडीएनए को निकाल दूं तो क्या प्लांट में ट्यूमर होगा? नो सर। नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, इस टीडीएनए को निकाल के कुछ ऐसा जीन डाला जाए जो कि प्लांट को मदद करे। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन डाल दूं जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़े, तो प्लांट में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ेगी। यस और नो? यस सर। अभी क्या है, हमें मालूम है कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को प्लांट के आसपास छोड़ दूंगा तो ये बैक्टीरिया क्या काम करेगा? प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक, इन्फेक्ट किसके जरिए करता है? अपने प्लाज्मिड के जरिए करता है। ठीक, अभी क्या करना है मुझे? इसके सिर्फ जो टी आई प्लाज्मिड है उसके टी डीएनए को चेंज कर देना है, उसमें अपना डिजायर्ड डीएनए डाल देंगे। ये आप लोग भी कर सकते हैं, यही तो करेंगे अगर आप लोग से कहा जाए। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है, उसको हम बदल देते हैं किसमें? क्लोनिंग वेक्टर में। तो अभी क्या हुआ, जो इसका हथियार था टीडीएनए, जिससे ये क्या कर रहा था? ट्यूमर कर रहा था, उसको हमने निकाल दिया। जब इसके टीडीएनए को निकाल दिया तो ये कैसा बन गया? नॉन पैथोजेनिक। यस। यस और नो? नॉन पैथोजेनिक। पर इसका जो मैकेनिज्म था जीन डिलीवर करने का, वो सेम रहा ना, कि भाई जाएगा, टीआई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करेगा और प्लांट के सेल के साथ अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई? फिर इसके आगे का प्रोसीजर समझते हैं। यस सर, आ गया। गुड। ये मिटा दे रहा हूं मैं जितने हैं लाइनें वगैरह।
तो वो समझ में आया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। यस सर। इसको आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है, जब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आएगा ना बेटा, तो पूरा इसका एक पूरा मतलब टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम पे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपसे सवाल आ जाए कि विच प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, तो आप बता सकते हैं टी.आई. प्लाज्मिड, एंड उसके बाद वो सवाल करे कि विच पार्ट ऑफ द टी.आई. प्लाज्मिड कॉज ट्यूमर, तो आप बता दें टी.डी.एन.ए, है ना। और उसके बाद अगर एक और सवाल करे आपसे कि व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, आप बता दें इट इज द सॉइल बैक्टीरियम व्हिच इज ग्राम नेगेटिव। एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये सब सवाल हम लोगों ने कर लिए। अगली चीज क्या है, रेट्रोवायरस। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल सेल को किसमें, कैंसर सेल में। ठीक, तो इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिलीवर और डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। सेम यही चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे जब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जीन थेरेपी पढ़ेंगे। एक आपकी डिजीज होती है, पहले मैं जीन थेरेपी आपको बताऊं। जीन थेरेपी आपकी डिजीज होती है, एक नाम शायद सुना हो, SCID, सीवियर कंबाइंड सर कैंसर में, कैंसर डिजीज है सर, बेटा कैंसर डिजीज है क्या ये? डिसऑर्डर है बेटा एक, मतलब कि सेल आपके सही से मल्टीप्लाई नहीं रुक पाते हैं, समझ रहे हो बेटा। भाई आपका फंक्शन सही से नहीं हो रहा। डिजीज का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, डिस का मतलब होता है नॉट, ईज का मतलब होता है कंफर्ट। अगर आपकी बॉडी या बॉडी पार्ट्स या किसी भी ऑर्गन में कंफर्ट नहीं है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो वो डिजीज भी होती है, और उसकी वजह कोई डिसऑर्डर भी हो सकती है। आप समझो इस बात को। तो ये बहुत ही छोटा टर्म है डिजीज, मगर इसके मायने बहुत ज्यादा है ना। तो डिजीज जो है वो किसी डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, समझ में आई? जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, जॉइंटिस है ना, या फिर हेपेटाइटिस है ना, तो लिवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो बहुत सारे हैं चीजें हैं। तो वापस चलते हैं जीन थेरेपी पे। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे या जो भी होता है उसमें ये इनबॉर्न डिजीज है, जब पैदा होते ही उनमें क्या होता है, इम्यून की डिफिशियंसी होती है। ठीक, एक जीन है जिसको मैं जीन X कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जीन X ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम के लिए, एडिनोसिन डी एमिनेज। ठीक, इस एंजाइम का काम क्या है, कुछ यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना है ना? नहीं, वो आपका है फिनाइल एलानेज। ठीक है, ये क्या काम करता है, हेल्प इन इम्यून, या फिर कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स आप जानते हो, लिम्फोसाइट्स के। यस हाँ, जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं उनमें का एक टाइप है आपका टी सेल। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर ये जीन X खराब है तो एडिनोसिन डीएमिनेज या तो कम बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो? यस सर। अगर एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो टी सेल की ग्रोथ बहुत कम होगी या नहीं हो पाएगी, तो इम्यून, उसका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ए कहलाती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसको ठीक करने के लिए, ह्यूमंस में होती है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस हमारा क्या बन जाता है, क्लोनिंग वेक्टर। इसको अगले चैप्टर में समझेंगे, पूरा टॉपिक है ये, है ना, कि रेट्रोवायरस किस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर बनते हैं और भी क्या चीज होती है। तो इतना समझ में आया आपके? देखो बच्चों, यस सर। आपसे सवाल क्या आएगा, रेट्रोवायरस इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन
of plant cell or animal cell, both or none of the above? सवाल समझ गए? यस सर। आंसर आपका सिंपल हो जाएगा, एनिमल सेल, है ना बेटा? यस सर। यस सर। बस अब बात ये हो गई भाई साहब, हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि हम अपना जो डीएनए है उसे प्लाज्मिड में लगा के किस में दे देंगे? होस्ट में। अब होस्ट, यस सर। क्या आपका होस्ट जो है इस काबिल है या तैयार है उस प्लाज्मिड को लेने के लिए? नहीं होता बेटा, है ना? वो होस्ट आपका कभी भी रेडी नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? रेडी करना पड़ता है, यानी कि उसे तैयार करना पड़ता है, इस लायक करना पड़ता है कि वो प्लाज्मिड को अपने अंदर ले सके। तो ये कहलाता है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। होस्ट को कैसा बनाओ? कॉम्पिटेंट करो कि वो प्लाज्मिड को ले सके। प्लाज्मिड क्या है आपका? अगर कोई पूछे प्लाज्मिड तो आप क्या बताओगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए ही तो है भाई, क्रोमोसोम के बाहर का डीएनए है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह रहे हैं। तो प्लाज्मिड है डीएनए। डीएनए होता है बेटा हाइड्रोफिलिक। अभी आपको सबको पता होगा व्हाट इज हाइड्रोफिलिक। वाटर से अट्रैक्शन होना। हाँ, अट्रैक्शन हो जाता है। तो वाटर से अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वो पास नहीं कर पाता। ठीक, अब क्या करना पड़ता है कि भाई किसी भी तरीके से मुझे इस प्लाज्मिड को इस सेल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कुछ स्टेप होते हैं सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के, ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप? मैंने सही कहा ना इसको रिकॉम्बिनेंट? यस हाँ बच्चों, हाँ सही कहा है, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं है तो ट्रांसफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है, बैक्टीरियल सेल को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? ठीक है, पहला स्टेप क्या है? किसी भी डाइवैलेंट आयन से, कैटायन से आप उसका ट्रीटमेंट करें, है ना, CaCl2 में उसको रख दें सेल को। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सेल में पोर्स बन जाएंगे, जिन पोर के थ्रू ये आपका प्लाज्मिड कहाँ आ जाएगा? अंदर। ठीक है, साथ साथ दूसरे स्टेप पे आप क्या करेंगे? इन्हें हीट शॉक देंगे 42 डिग्री पे फॉर 2 मिनट। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या करा आपने? CaCl2 का ट्रीटमेंट दिया। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करा? हीट शॉक दिया। हालांकि दूसरे स्टेप पे ही आके पोर्स बनेंगे। आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो पोर्स बनेंगे आपके दूसरे स्टेप पे आके बनेंगे। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में क्या करोगे? इनको आप थोड़ी देर के लिए, है ना, आइस में रखते हो, इंक्यूबेट कराते हो, जैसे ही होता है, फिर वापस से आप हीट शॉक देते हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। यस नो सर। सर। नो नहीं आया? सर एक बार अच्छा एक बार बता रहा हूं। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, एक हमारा एम क्या है कि किसी भी तरीके से ये प्लाज्मिड किसके अंदर आ जाए? होस्ट। होस्ट सेल के अंदर आ जाए। क्योंकि ये जो है बहुत जिद्दी है, हमारा जो होस्ट सेल है वो कह रहा है नहीं, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। ठीक, तो हमने क्या करा, उसको पहले क्या करा आपने, भाई साहब आप CaCl2 ले लो, है ना, CaCl2 ले लो और मान जाओ। तो CaCl2 का ट्रीटमेंट दिया, नहीं माना। ठीक, उसके बाद क्या करा, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको आइस में रखा। किस में रखा बेटा? आइस। भाई गुस्सा ठंडा हो जाए। नहीं हुआ, नहीं माना। जब नहीं माना फिर हमने क्या कर दिया उसका? हीट शॉक। तब वो समझ गया भाई लेके जाना पड़ेगा। हीट शॉक करते ही क्या प्रोड्यूस होगा बेटा इसके अंदर? स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। अब स्पोर्स के जरिए क्या आ गया बेटा? प्लाज्मिड आ गया। तो ये बन गया। अब क्लियर हुआ? यस। चलिए
बाकी बच्चों को सर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं दे सकते थे? है बेटा सर अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉक। ये पूछ रही हो कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते, बेटा Yes, क्या होता sir. है कि चार्ज का बड़ा खेल होता है ना, कि चार्ज का बहुत खेल होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते ना तो ये प्लाज्मिड भी मूव करने लगता, ओह ठीक है, क्योंकि हाँ प्लाज्मिड मूव करता है। जब आप करंट प्रोड्यूस कराते हो ना तो डीएनए पे क्या होता है, डीएनए बेसिकली आपका निगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए निगेटिवली चार्ज है और आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो पॉजिटिव की तरफ भागने लगे, तो इधर उधर भागेगा, तो हम कौन सा देते हैं उसे, हीट शॉक देते हैं। ये टेक्निक आपकी जो ओके मैंने सर। बताई ना, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, इसको दिमाग में रखना, बड़े काम आने वाली चीज है ये। तो सर ये हीट शॉक मींस एकदम से दो एकदम से हटाओ, ऐसा है ये मीनिंग? नहीं दोबारा बोलना बेटा, एकदम से। सर ये हीट शॉक का मतलब क्या हुआ सर, कि एकदम से दो टेम्परेचर फिर को हटा दो? हाँ शॉक मतलब झटके देना, हाई टेम्परेचर 42 डिग्री का झटका देना, क्योंकि ज्यादा देर दोगे तो ये डेड हो जाएगा ना बेटा, अच्छा, है ना। यस आप सर। हीट किल नहीं कर सकते उसको, हीट अगर ज्यादा देर दे दी तो किल हो जाएगा, और किल हो गया तो आपके किसी काम का नहीं, यस सर। ठीक है। तो कुछ सेल जो होते हैं वो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ज्यादातर हो ही जाते हैं। अगली चीज ये तो समझ में आ गया, मैं अगला पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी भी। नो सर। नो सर। गुड गुड। अब देखो कुछ और मेथड होते हैं एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है। उसमें सबसे कॉमन मेथड जो है वो है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरियोफेज, उसको आपने इंजेक्शन में लिया, दिख रहा होगा इस डायग्राम में आपको, यस उसको सर। न्यूक्लियस में डाल देते हैं, किसके, यहाँ पर एक लाइन लिखी बेटा, किसके, एनिमल सेल के, एनिमल सर। ठीक है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाल देते हैं। दूसरा है आपका बायोलिस्टिक जीन गन, ये दिख रही है आपको जीन गन, है ना। अब देखो क्या कर रहा है, जीन गन से हाथ में लिया उसने, ठीक, सेल्स में हम बॉम्बिंग करते हैं, ठीक, किसकी, अपने डीएनए की। ध्यान से सुनना, ये लीफ है, दिख रही है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है, जूम कर सकते हो अपने अपनी स्क्रीन पे। अच्छा आप लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जल्दी बताओ फटाफट। सर टैबलेट। टैबलेट्स पे, सब टैबलेट्स पे हो, नो सर मोबाइल सर जूम हो गया। मतलब जूम हो सकता है ना सबका, यस सर इस एरिया को जूम करो जरा। हो गया सर। आपको क्या दिख रहा है, इसने जीन गन हाथ में पकड़ रखी है और बैटरी प्लेट है और उसपे उसने लीफ रख रखी है, यस। ये यस क्या सर कर रहा है, यस अब सर। इसमें कर क्या रहा है वो चीज समझो। ये है मेथड जो यूज कर रहा है, वो है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इसमें ये क्या कर रहा है कि सॉरी, अपना जो डीएनए था उसको यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट सेल के अंदर बॉम्बिंग कर रहा है। जैसे बहुत सारे बॉम्ब हो जाते हैं, आपने देखा ऊपर से गिरते हैं, उससे बॉम्बिंग कर रहा है बहुत सारे। पर डीएनए को बॉम्बिंग करने से पहले उसकी वो करता है गोल्ड प्लेटिंग या टंगस्टन प्लेटिंग, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से चला जाए। अब आप अनजूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट कर लो। यस सर देखो डिफरेंस कहां पर आ रहा है, देखो एक तो बायोलिस्टिक कहते हैं तोप तोप क्या करती है, बॉम्बार्डिंग करती है, गोले फेंकती है ना बेटा। यस सर यस सर। बायोलिस्टिक अगर पूछा जाए तो आप समझ जाना कि इसमें क्या होगा, जो आपके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, इनकी क्या करी जाएगी, बम्बार्डिंग करी जाएगी, ठीक, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, अदरवाइज तो वो एंटर नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा। अब जिनकी बॉम्बार्डिंग हो रही है, जो हमारे गोले हैं, वो एक्चुअली है क्या, हमारा डीएनए है ना। वो किसके साथ कोटेड है, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। अब जरा ये टंगस्टन। सवाल लिख लो बच्चा लोग, आप एक Yes. क्वेश्चन नोट कर लिए कि व्हाई गोल्ड एंड टंगस्टन आर चूजन या वर्ड चूजन फॉर कोटिंग
in gene gun method. बात समझ में आ गई? यस सर। इसका यस जवाब सर। कल मिल जाएगा। और ये मेथड जो है वो कहां पर बेहतर है? वो प्लांट्स में है। देखो माइक्रो इंजेक्शन कहां पर बेस्ट था? एनिमल सेल में। बायोलिस्टिक आपका कहां पर है? प्लांट्स। प्लांट्स। प्लांट। अगला हम क्या यूज कर सकते हैं? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। अब जरा बताओ इसका एग्जांपल, जल्दी बताओ। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, जल्दी बताओ। डिसआर्म यानी कि जिसके हथियार निकाल लिए गए हो, ऐसा क्लोनिंग वेक्टर। सर वो पीछे जो पढ़ा था हमने। हाँ सर, TID सर, TDNA वाला। हाँ TDNA वाला, क्या नाम था उसका? वैक्सीनेट बेटा। बस यही जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत दिमाग में है नहीं है, क्योंकि पहली बार नाम सुना है तो नाम तो याद रहना मुश्किल है। पता नहीं। एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है आप लोगों को इस नाम में? इसने भानु, आशना, अरुण, रिया, उज्जवल, कुछ मिस्टेक है यार सर इसमें तो ये एग्रोबैक्टीरियम सवाल है। हाँ, ये नाम जो मैंने लिखा है ना, ये सवाल नीट का है बेटा। सर आपको आसानी से सवाल भी बहुत पूछे। हाँ जो कैपिटल है, नहीं सर ये T कैपिटल है। टी कैपिटल है। टी कैसा सर है ये बेटा? स्पीशीज है ना वो। हाँ, ये कौन Small बोल रहा होने है? नाम चाहिए। बताओ। आशना। आशना बोल रही है। देखो मैं नाम हमेशा पूछूंगा, मुझे याद नहीं रहती बस, ठीक है? ये इटैलिक्स में भी नहीं है एक्चुअली। तो अंडरलाइन होनी चाहिए ना सर। अदरवाइज अंडरलाइन होना चाहिए। अगर इटैलिक्स नहीं है तो अंडरलाइन कर दें। मोस्टली आप इटैलिक्स लिखे। तो ये सवाल आ चुका है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका पे आया था एक बार सवाल, ठीक है? तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, इस तरीके से ज्यादा पुराना मत जाना, वो तो सवाल आना बंद हो गए, मुश्किल से 5 साल पीछे आना। तो आपको अंदाजा हो जाए कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है? तो आपने बड़े अच्छे से सर वो हाँ डीएनए यूज कर रहे हैं ना कि हम अपना डीएनए दे देंगे सर, अपना मतलब डिजायरेबल जो हमें डालना है उसमें। हाँ, अपना मतलब जो आपको डिजायरेबल डीएनए, अपना का मतलब होता है जो आपने डीएनए चूज। सर अगर हम डीएनए डाल रहे हैं तो वो डीएनए हम किसी और का ले भी तो रहे होंगे सर। तो सर हम डीएनए ऐसी थोड़ी ले लेंगे किसी का भी सर। ऐसी मतलब क्या सवाल है, मैं समझा नहीं। सर मतलब सर अगर हमें किसी में डालना है डीएनए, किसी टेस्ट ट्यूब में डालना है, किसी का मतलब रिएक्ट कराना है, किसी एनिमल में देना है उसका दूसरा डीएनए और नई स्पीशीज बनानी है, तो सर हमें देख के भी तो डालना पड़ेगा वो डीएनए। और हम जिस सेल से वो डीएनए लेंगे उसमें से हमें निकालेंगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। आपको मैं एक स्पीशीज बताऊं, आपने सुना होगा लाइगर, सुना बेटा नाम? हाँ, टाइगर और लायन का। यस सर, लायन प्लस टाइगर। वो हाइब्रिड बनाया गया, दोनों का जेनेटिक मिक्सअप करा गया और बहुत सारी ऐसी वैरायटी बनाई गई है जो हार्मफुल हुई, फौरन उसको बैन कर दिया जाता है। ये जो चीजें, बहुत अच्छी बात कही इसने, साइंटिस्टों वाली बात कह दी। कौन था ये? सर स्नेहा। वेरी नाइस स्नेहा। एक्चुअली क्या था, इसके लिए कमेटी है, ठीक है? स्नेहा तुम वही कमेटी ज्वाइन कर लेना। ओके सर। हाँ, जो कि अप्रूव करती है कि कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है ना, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का भी डीएनए नहीं ले सकते। मान लो कि ह्यूमंस के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने लगे लोग, है ना, जैसे कि एक्समैन बनाने लगे। बात समझ में आई एक्समैन से मेरी? यस सर। म्यूटेंट्स बनाने लगे, तो वो क्या होगा कि ये जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो है हमारी, उसको डिसबैलेंस करेगा। तो एक कमेटी है, ठीक है, जो जेनेटिकली अप्रूव करती है कि आपको क्या करना है, किस ऑर्गेनिज्म को लेना है, किस ऑर्गेनिज्म को नहीं लेना है, और आप जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले रहे हो, जिस ऑर्गेनिज्म में डीएनए ले रहे हो, उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, क्या ये कहीं हमारे एनवायरमेंट को या इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब तो नहीं कर रहा। तो बहुत चीजें देखी जाती हैं, ठीक है स्नेहा? बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा सवाल था। यस सर, थैंक यू सर। हाँ,
तो अब यहाँ पर शुरू होता है बेटा आइसोलेशन जो प्रोसेस है ना, कि क्या क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अभी तो हम सिर्फ स्टेप्स देखे थे, अब उस स्टेप्स में क्या है, बहुत सारे और स्टेप्स हैं भाई। 3 स्टेप देखे थे हमने। पहले तो आप होस्ट डीएनए ले लो, सॉरी आपका डोनर डीएनए ले लो, उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दो, वेक्टर में डाल दो, ठीक। उनके बीच के या उनके साथ के और भी स्टेप होते हैं। पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जिस जीन को आपको इंसर्ट कराना है उसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक, या डीएनए को आइसोलेट करना। फिर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जहां जहां आपको वो जीन मिल सकता है उस स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको कट कर दो। तीसरा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीसीआर, मतलब कि जो जीन है उसको बढ़ा। भाई एक जीन से आपका क्या फायदा होगा, आपको तो बहुत सारे जीन चाहिए ना, तभी आप बहुत सारे प्लाज्मिड में इंसर्ट करोगे, तभी आप बहुत सारे होस्ट में उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, यस और नो। तो जीन का जो एम्प्लीफिकेशन करेगा वो कौन करेगा बेटा, पीसीआर। हाँ देखो बेटा, पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एंड जीन इज नॉट एनीथिंग एल्स बट द डीएनए। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीआर, आप बता देंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए अगर आपका 4 माइक्रोग्राम या 4 नैनोग्राम का है तो उसको 100 नैनोग्राम बनाना है, आपको एम्प्लीफाई कराना है, तो आप क्या यूज करेंगे टेक्निक, पीसीआर। हाँ पीसीआर। और भी बहुत फंक्शन होते हैं जो हम पीसीआर के बाद में पढ़ेंगे, अभी तो जब पीसीआर पहुंचेंगे तब। फिर क्या करना है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। यही हमारा मेन है भैया, जब तक अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब इतना काम करने का फायदा कुछ क्या नहीं है ना, कुछ नहीं, वेरी गुड, कोई फायदा नहीं है। अब उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेटा बाकी का तो हम कल पढ़ेंगे, आई थिंक आज का टाइम भी खत्म होने वाला है। बेटा क्या होता है कि जैसे मैं आपको हम लोग चलते हैं कहीं बीच पे, है ना, और बीच पे है रेत, और रेत में से हमें निकालने क्या वो होते हैं ना, शेल्स वगैरह। यस सर। अब शेल्स को हमें गए, हमने पूरा प्रोसेस करा, हमने यहाँ से फ्लाइट ली, फ्लाइट से हम वहां पहुंचे, वहां से ये सब करा, टैक्सी वैक्सी ली, वहां बीच में पहुंच गए, टिकट विकेट लिए, तो ये तो हमें हो गया। अब लास्ट के ये है, अब हमें गए क्यों थे, हम शेल्स लेने, और शेल्स में हम सोचे थे कि एक आध मोती मिल जाएगा और हम लोग की लाइफ सेट हो जाएगी, यही हमारा मेन था। मगर जो शेल थे वो किसके अंदर है, रेत में है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। वेरी नाइस, साफ करना पड़ेगा। तो ये जो साफ करने का प्रोसेस है वो क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्यूरिफिकेशन होता है, कहीं ऐसा ना हो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी चला जाए। बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे क्वालिटी चेक होते हैं, जैसे कि आपको ये जो आते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोबायोटिक्स खाए आपने, प्रोबायोटिक्स आते हैं, कर्ड आता है, जूस आते हैं, जूस भी तो आप लोग पीते होगे, रियल का, ट्रॉपिकाना का, है ना, कर्ड आप लेके आते होगे, है ना। तो इसमें इनको चेक करा जाता है बिफोर ट्रांसपोर्टिंग या पुटिंग आउट इन द मार्केट। मार्केट में लाने से पहले इनकी सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है बेटे? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। नो नहीं ना? सर। तो स्टेप कौन कौन सा, पहला स्टेप क्या है बेटा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए, तीसरा स्पेसिफिक लोकेशन, पीसीआर टेक्निक, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, वेरी गुड, फोर्थ, इंसर्शन ऑफ डीएनए, फिफ्थ, obtaining the foreign gene, एंड लास्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वो जब हम बायो प्रोसेस की बात कर रहे थे ना बेटा, यस सर, याद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी आपकी क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको मैं जी लिख दे रहा हूँ,
और ये दोनों क्या है? बायो प्रोसेस। और ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं? बायो टेक्नोलॉजी। अब समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये यस सर। हमें कितना पढ़ना पड़ गया इस बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को इतना, अगर मैं उस टाइम समझाता तुम्हें इन सब चीजों को एक साथ नहीं समझ में आती, तो हमें बहुत कुछ आराम आराम से पढ़ना पड़ता है। चलो बच्चों, इतना काफी आज के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो मुझसे कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ। अरुण, उज्जवल, क्लियर है बेटा? नो सर। यस सर। स्नेहा, आशना, रिया, यस सर, क्लियर है। भानु, सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।